नमस्ते वॉरियर्स। जब आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं? वक्त पर रेडी हो जाते हैं, क्लिनिक पहुंचते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या आप पहले उनसे क्या बात करनी है प्लान करते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रूमेटोलॉजिस्ट के पहले अपॉइंटमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जाए। आज हम देखेंगे कि फर्स्ट विजिट के बाद के जो विजिट्स है रूमेटोलॉजिस्ट के, उनमें आपको उनसे क्या-क्या बात करनी है, क्या समझ के लेना है और उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे करके लेना है। चलिए देखते हैं। हम देखते हैं कि रूमेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। रूमेटोलॉजिस्ट के फर्स्ट विजिट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम जानेंगे कि जो सब्सिक्वेंट विजिट है, पहले विजिट के बाद के विजिट है, उनके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले एक बहुत कॉमन चीज जो आपने भी एक्सपीरियंस की होगी, आपके पास रूमेटोलॉजिस्ट को पूछने के लिए तो काफी सारे सवाल डाउट्स रहते हैं, लेकिन सब समय आता है तो आप उन्हें भूल जाते हो। घर पर जाकर फिर याद आता है कि ये पूछना भूल गया, वो तो पूछा ही नहीं, उसके बारे में पूछना चाहिए था, रह गया। इसके लिए, ये प्रॉब्लम नहीं होने के लिए, रूमेटोलॉजी के कंसल्टेशन के पहले ही, एक दो दिन पहले ही घर पर आप खुद से पूछे कि आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से किन महत्वपूर्ण बातों पर बात करना चाहते हैं। सिर्फ सोचकर कुछ नहीं होगा, पेपर पेन ले लीजिए और घर पर ही कंसल्टेशन के पहले ही आपके क्वेश्चंस के, डाउट्स की लिस्ट बना लीजिए। ये भी आपने काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके पास कोई सवाल है जो आप आपको किसी ने कुछ बोला हुआ है उससे जनरेट होता है, या व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देखा है कोई नए दवा के बारे में या कोई गोली के साइड इफेक्ट्स के बारे में, या इंटरनेट पे आपने कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये जो भी आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है, वो अपने लिस्ट में जरूर आप लिख दीजिए और उसके बारे में रूमेटोलॉजिस्ट से पूछे बिना कोई भी फैसला ना ले। काफी बार जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप में आती है या आप सुनते हो, देखते हो, वो फेक न्यूज़ भी हो सकती है। काफी बार उसका कोई भी जेन्युइन सोर्स नहीं रहता है। तो इसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट को पूछे बिना कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला ऐसे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ना ले। हम रूमेटोलॉजिस्ट काफी बार ये एक्सपीरियंस करते हैं कि वॉरियर्स बिना पूछे कुछ डिसीजंस ले लेते हैं और जब तक उनको समझता है कि डिसीजन के वजह से बहुत नुकसान हुआ है, तब तक काफी लेट हुआ रहता है। तो ऐसी सब चीजों को अपने लिस्ट में जरूर लिखिए और रूमेटोलॉजिस्ट को बिना पूछे कोई भी डिसीजन उसके बेसिस पे ना ले। जब आप कंसल्टेशन के लिए जाते हो तो एक ये लिस्ट जरूर होनी चाहिए। जब आप जाते हो वहां पे, तब थोड़ा सा डर लगना, थोड़ा एंग्जाइटी लगना स्वाभाविक है, काफी कॉमन है, काफी लोगों को होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपकी मदद करने के लिए वहां है। तो एक 5 मिनट खुद को दे दीजिए, रिलैक्स कीजिए और फिर रूमेटोलॉजिस्ट के केबिन में चले जाइए। रिलैक्स कीजिए ताकि आप प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में रहोगे उनसे सब चीजें डिस्कस करने के लिए। जब आप कंसल्टेशन के लिए रूमेटोलॉजिस्ट के केबिन में जाते हो, अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आपको सता रही है, जिससे आपको काफी स्ट्रेस हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ही उसे बोल देना अच्छा होता है। काफी बार वॉरियर सोचते हैं कि मैं अगर ये बोल दूंगा तो रूमेटोलॉजिस्ट क्या सोचेंगे, बोलेंगे ये कौन सी सादी सी चीज को इतना टेंशन ले रहे हो, या और कुछ भी गलत फहमियों की वजह से वो बहुत से बार क्वेश्चंस पूछते नहीं है, डिस्कस करते नहीं है। और कंसल्टेशन खत्म होने की जब समय आ जाता है, सब कुछ डिस्कस करके हो जाता है, तब जाके अचानक से ये इंपॉर्टेंट क्वेरी पूछ लेते हैं। इसे हम लोग डोर नॉक क्वेश्चंस बोलते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट के माइंड में कंसल्टेशन खत्म हुआ रहता है क्योंकि सब चीजें डिस्कस हुई रहती है, अब बाहर जाने का टाइम रहता है और तब आप अचानक से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो बहुत से बार कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको सता रही है, जिसके वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए ताकि रूमेटोलॉजिस्ट के पास सफिशिएंट टाइम रहेगा आपको वो एक्सप्लेन करने के लिए, आपका क्वेरी सॉर्ट आउट करने के लिए। डॉक्टर के साथ आपका समय लिमिटेड होता है, तो बाहर जाने से, वापस कंसल्टेशन केबिन से निकलने से पहले हमेशा कंफर्म कीजिए कि आपकी लिस्ट की सभी चीजें आपने पूछ ली है। आपके रूमेटोलॉजिस्ट ने समझो आपको कुछ पर्टिकुलर एडवाइस दिया है,
जो आपको लगता है कि आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना दृष्टिकोण हमेशा उनके साथ शेयर करें, ताकि उस हिसाब से फिर रूमेटोलॉजिस्ट आपको फर्दर गाइड कर सके। अगर आपको लग रहा है कंसल्टेशन में कुछ जल्दबाजी हो रही है, या आप बहुत एंग्शियस हो रहे हो या अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो वो आप जरूर रूमेटोलॉजिस्ट के साथ शेयर कर सकते हो। कभी कभी रूमेटोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं, मेडिकल वर्ड्स यूज करते हैं जो आपको समझ में नहीं आ सकते। ऐसे हो सकता है। ऐसा हो तो इमीडिएटली तभी के तभी रूमेटोलॉजिस्ट को बोल दीजिए कि आपको इसका मतलब मालूम नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो रूमेटोलॉजिस्ट को लगते रहेगा कि आप समझ रहे हो, और वो आगे आगे बोलते जाएंगे, और आपको कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फिर नहीं मिलेगा। जब आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो कंसल्टेशन के लिए, तो उनको हमेशा अप टू डेट रखना। पिछले कंसल्टेशन से आज तक एज से जुड़ी जो भी चीजें हुई है आपकी लाइफ में, वो उन्हें जरूर बोल देना। अगर रूमेटोलॉजिस्ट ने पिछली कंसल्टेशन में आपको कोई पर्टिकुलर एडवाइस दिया है, जैसे स्मोकिंग बंद करना है या एक्सरसाइज डेली करना है, तो इस एडवाइस के बारे में जो भी आपका प्रोग्रेस है इतने पीरियड में, वो उनको जरूर इन्फॉर्म कीजिए, ताकि उसके हिसाब से वो आगे का आपको एडवाइस दे सके। कंसल्टेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सुनना भी है अच्छे से और समझना भी है। सिर्फ प्रश्न पूछ के कुछ नहीं होने वाला है। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप बराबर से सुन रहे हो आंसर, और वो समझ रहे हो। अगर आपको आंसर समझ में नहीं आ रहे, तो आप वापिस रूमेटोलॉजिस्ट को पूछ के उसका बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके रूमेटोलॉजिस्ट के माइंड में आपके लिए आगे का प्लान कैसे है, और आपके अगले कदम वो क्या बता रहे हैं आपको। कभी-कभी आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रूमेटोलॉजिस्ट का जो इम्पोर्टेंट उनके माइंड में आपके लिए है डिस्कशन, वो कभी-कभी अलग हो सकता है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ अलग सोच रहे हैं और आपके मन में कुछ अलग है। तो हमेशा पहले उनकी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद अपना प्रश्न भी पूछ लीजिए। कोई भी प्रश्न पूछ लिया तो उसका पूरा आंसर सुन लीजिए, और उसके बाद ही आगे का क्वेश्चन पूछिए। काफी बार ऐसे होता है कि वॉरियर्स के पास क्वेश्चंस तो बहुत रहते हैं। एक क्वेश्चन वो पूछते हैं, उसका आंसर खत्म होने से पहले ही दूसरा क्वेश्चन चालू होता है, उसका आंसर खत्म होने से पहले ही तीसरा क्वेश्चन चालू होता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने अगर क्वेश्चन पूछा तो उसका पूरा आंसर आप समझ लीजिए, और उसके बाद ही अगला क्वेश्चन पूछिए। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ी मेडिकल डिस्कशन तो हमेशा ही होगी। मेडिकल या टेक्निकल डोमेन हमें इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन आती है, क्या डिस्कशन होती है? तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड दर्द कैसा है, गर्दन में कितना दर्द है, कमर में कितना है, बटक्स में कितना है, रात को नींद डिस्टर्ब होती है क्या, सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस कितना है, कोई जोड़ों में दर्द है क्या, ये सब मेडिकल या टेक्निकल डोमेन की बात है। ये तो डिस्कशन आई एम श्योर हर बार आपका होगा ही। ये छोड़कर और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा उनके साथ डिस्कस करनी है। आपके बाकी डोमेन्स, मेडिकल या टेक्निकल डोमेन छोड़कर, पर्सनल लाइफ डोमेन, प्रोफेशनल लाइफ डोमेन और सोशल लाइफ डोमेन, इसमें आपको क्या दिक्कतें आ रही है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, और इन डोमेन्स में आपके क्या गोल्स है, ये जरूर आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लीजिए। आपके रूमेटोलॉजिस्ट को आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, आपके लाइफ को, आपके बाकी डोमेन्स में ये कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ में दिक्कतें, और उसमें आपके गोल्स। गोल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि पर्सनल लाइफ में समझो किसी को 6 महीने बाद किसी की शादी फिक्स हो रही है, तो ये रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर बताना है। अगर आपका गोल है कि 6 महीने बाद मेरी शादी है और मुझे तब तक एब्सोल्युटली फिट होना है, तो अगर आप ये बोलेंगे तो शायद रूमेटोलॉजिस्ट उस हिसाब से मेडिसिन आपके चेंज करेंगे, ताकि उनके लिए भी क्लियर है कि 6 महीने में आपको एकदम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन उनको करना है। तो हमेशा आपकी दिक्कतें इन बाकी डोमेन्स में, और आपके गोल्स आपको उनके साथ डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, प्रोफेशनल गोल। समझो आपकी कंपनी आपको अब्रॉड भेज रही है, शायद ये आज से 3 महीने के बाद है, तो आप वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से रूमेटोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं।
जब आप ये उनके साथ डिस्कशन करेंगे तो एक शेयर्ड केयर प्लान बनेगा। शेयर्ड केयर प्लान का मतलब है कि आपके दोनों ने सोचकर समझकर बनाया हुआ कंबाइंड डिसीजन वाला प्लान। लक्ष्य को हासिल करने में इन डोमेन्स में अपने रूमेटोलॉजिस्ट को अपना गाइड, अपना पार्टनर बना दीजिए। इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बाकी डोमेन्स में आपके जो गोल्स है, आपके लिए तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जर्नी ये ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम की जर्नी है, लेकिन रूमेटोलॉजिस्ट ने आपके जैसे काफी वॉरियर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने काफी सारे बाकी वॉरियर्स को आपके जैसे देखा है। तो ये जर्नी उनके लिए फर्स्ट टाइम की जर्नी नहीं है। आप जिस जर्नी के जो गुजर रहे हो, वो जर्नी तो उन्होंने बाकी पेशेंट्स में, बाकी वॉरियर्स में काफी बार देखी है। तो मेडिकल छोड़कर बाकी भी काफी सारे इनपुट्स रहते हैं जो वो आपको दे सकते हैं, जिससे आपका फायदा हो सकता है। तो मैं वापस कहना चाहूंगा, आपकी दिक्कतें उनके साथ डिस्कस कीजिए बाकी डोमेन्स में, आपके गोल उनके साथ शेयर कीजिए और अपने रूमेटोलॉजिस्ट को अपना गाइड, अपना पार्टनर बना दीजिए इस जर्नी में। अगर ऐसा कोई भी बड़ा फैसला आप ले रहे हो जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से है, जैसे आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हो या पूरी आपकी प्रोफेशनल लाइफ का जो लाइन है वही चेंज करने का सोच रहे हो, या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से शादी नहीं कर रहे हो, ऐसे जो भी बड़े फैसले हैं आपके, वो रूमेटोलॉजिस्ट से बात किए बिना नहीं करना। एक प्लेन सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। समझो कोई वॉरियर है जो अपना जॉब छोड़ने का सोच रहा है क्योंकि उसे वो जॉब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से जम ही नहीं रहा है। और समझो तब उनके रूमेटोलॉजिस्ट सोचते हैं कि ये तो थोड़े टाइम चलने वाला फ्लेयर है, शायद 3 महीने में पूरा पूरा सेटल हो जाएगा। तो अगर उनसे डिस्कस किए बिना अगर वॉरियर रिजाइन कर देता है जॉब से, तो आप समझ सकते हो कि उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे कोई भी बड़े फैसले हो जो आप एज की वजह से ले रहे हो, तो रूमेटोलॉजिस्ट से एक बार डिस्कस किए बिना ऐसे फैसले मत लेना। लास्टली और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी जरूरी है कि अगर आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आज के जितना एक्टिव रहता है, तो अगले 1 से 5 साल में क्या हो सकता है। आमतौर पर क्या होता है, वॉरियर्स हमेशा अगले दिन क्या होगा, अगले हफ्ते कैसा मैनेज किया जाए, अगले महीना में कैसे मैनेज करूं, अगले महीने में तकलीफ क्या हो सकती है, मेरे क्या क्या काम है, उस हिसाब से सोचते हैं। तो वॉरियर्स जनरली 1-2 महीने तक का आगे का सोचते हैं। उसके कॉन्ट्रास्ट में रूमेटोलॉजिस्ट 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल में क्या हो सकता है, 3 साल में क्या हो सकता है, उस हिसाब से सोचते हैं। तो दोनों का पर्सपेक्टिव इसके वजह से अलग अलग होता है और इसके वजह से डिसीजन मेकिंग में काफी दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए आपको आपके रूमेटोलॉजिस्ट से ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके माइंड में आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का स्टेटस आज का और उससे क्या हो सकता है 2-3 साल में अगले, वो समझ लीजिए, ताकि डिसीजन मेकिंग में, दवा के बारे में फैसले लेने में आपको आसानी होगी। तो लास्टली, कंसल्टेशन से, रूमेटोलॉजिस्ट के केबिन से निकलने से पहले आप क्या क्या चेकलिस्ट रख सकते हैं। एक, क्या आपने आपको दी गई दवाई समझ ली है? क्या रूमेटोलॉजिस्ट ने आपको कोई इन्वेस्टिगेशंस बोले, क्या आप वो समझ गए हैं? क्या आपकी जो लिस्ट थी उसकी सभी बातें आपने उनसे पूछ ली है? क्या रूमेटोलॉजिस्ट का आपके लिए आगे का प्लान है वो आप समझ गए हो? और लास्टली, मेडिकल या टेक्निकल डोमेन छोड़कर पर्सनल डोमेन, प्रोफेशनल डोमेन, सोशल लाइफ का डोमेन, इसमें आपकी दिक्कतें और आपके लक्ष्य क्या आपने उनके साथ डिस्कस किए हैं? और लास्टली, ऐसा कोई भी बड़ा फैसला जो आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ले रहे हो, क्या आपने वो उनसे डिस्कस कीजिए। तो कंसल्टेशन केबिन से निकलने से पहले ये सारी चीजें एक बार चेक लिस्ट पे जरूर कर लीजिए और फिर ही वहां से आप चलिए। धन्यवाद वॉरियर्स, आज हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे और एक इंपॉर्टेंट एएस रिलेटेड वीडियो के साथ। धन्यवाद।